26 सितंबर 2025 को देश के प्रधानमंत्री बिहार इलेक्शन के बिल्कुल ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च कर रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा, और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हालत हैं, और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था, नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था, और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। और यहीं से सवाल खड़ा होता है, आखिर कौन से आईएएस ऑफिसर का परिवार जिसके बारे में प्रधानमंत्री बताना चाह रहे थे, और आखिर क्या गुजरी उस परिवार पर। ये वही दर्द भरी दास्तां है जिसमें बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव का नाम रेप केस तक में आया। लेटर्स गवर्नर और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंचाए गए और सेंटर की एनडीए सरकार की नींद हिल गई। आज हम बात करते हैं बिहार के जंगल राज के उसी खौफनाक दास्तां जिस चंपा विश्वास केस की। देखिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस पूरी कहानी में मैंने अपनी तरफ से एक लाइन तो क्या एक शब्द भी ऐड नहीं किया है। ये पूरी कहानी चंपा के पुलिस को दिए गए बयान, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में की गई कंप्लेन, गवर्नर को भेजे गए लेटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेजेज, सेशन कोर्ट के फैसले और पटना हाई कोर्ट में चली हियरिंग पर आधारित है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिंक आपको एक डॉक फाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तारीख 2 सितंबर 1995, पटना का बेली रोड। चंपा विश्वास अपने पति आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास और 2 बच्चों के साथ ऑफिसर्स कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 53/60 में शिफ्ट होती हैं, जहां बीबी विश्वास लेबर डिपार्टमेंट में सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर के पद पर तैनात हुए थे। बीबी विश्वास एक 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। क्वार्टर के बिल्कुल पास आरजेडी की पावरफुल एमएलए हेमलता यादव, जो बिहार सोशल वेलफेयर बोर्ड की अध्यक्ष भी थी, और उनका बेटा मृत्युंजय यादव रहते थे। कॉलोनी का सर्वेंट क्वार्टर हाउस हेल्प सैफाली के नाम अलॉट हुआ था, लेकिन उस पे इलीगल कब्जा हेमलता के करीबी रीता गुप्ता और जुगल किशोर गुप्ता ने कर रखा था। चंपा ने जब क्वार्टर खाली कराने की कोशिश की तो हेमलता और बबलू पावर दिखाकर रीता को वहीं पर रखने के लिए अड़ गए। चंपा ये बताती है कि 7 सितंबर 1995 को उनके पति ऑफिस गए थे और बच्चे स्कूल गए थे। बकौल चंपा नौकरानी सैफाली और रीता उनके घर आई और उन्होंने कहा कि दीदी एक बार हमारे क्वार्टर का हाल तो देख लीजिए। चंपा को थोड़ा शक हुआ कि जो अभी तक उस क्वार्टर को खाली नहीं कर रहे थे वो एक साथ कैसे मान गए, पर फिर भी वो साथ चल पड़ी। सर्वेंट क्वार्टर में जाते ही वो शॉक हो गई। वहाँ हेमलता यादव और बबलू यादव पहले से ही बैठे थे। चंपा को बैठने के लिए कहा गया और चंपा यदि वहाँ नहीं बैठी तो उनको जबरदस्ती बिठाया गया। आरोप है कि थोड़े ही पल में हेमलता, रीता और सैफाली बाहर निकल गई और उन्हें बाहर जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वहां बबलू ने बंद कमरे में फोर्सफुली चंपा का रेप किया। सन्नाटे से भरी कॉलोनी में चंपा की चीख किसी ने नहीं सुनी और वो बेहोश तक हो गई। होश आया तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है और बबलू वहां से गायब है। वापसी अपने क्वार्टर में आने पर हेमलता ने धमकी दी कि पति, बच्चे या किसी को इस घटना के बारे में बताया तो पूरे के पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा, और इवन बबलू के द्वारा जो न्यूड फोटोज तुम्हारे लिए गए हैं उन्हें भी पब्लिक कर दिया जाएगा। 8 सितंबर यानी कि अगले दिन जब पति और बच्चे घर पर नहीं थे, हेमलता, बबलू, रीता और सैफाली चंपा के सीधे बेडरूम में घुस गए। बबलू के हाथ में अब भी कैमरा था और उन्होंने चंपा पर ये प्रेशर डाला कि वो बबलू से शादी कर ले। वो जवान है, स्मार्ट है, उसकी माँ का भी यहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंस है, और साथ ही ये धमकी भी दी अगर तुमने आज की घटना के बारे में भी किसी को यदि बताया तो तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ। इवन उसके पति को नीचा दिखाते हुए ये तक कहा गया कि वो बुढ़ा है और वो तुम्हारे लायक नहीं है। हेमलता ने चंपा को लालच दिया कि मुझे मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो मैं भी मिनिस्टर बनते ही मैं कोई चेयरपर्सन की पोस्ट दिलवा ही दूंगी। बकौल चंपा फिर पति और बच्चों को मारने की धमकी देकर उनके साथ दोबारा बबलू ने फिर से
किया। चंपा का दावा है कि 8 सितंबर को भी उनकी और न्यूड फोटोज ली गई। इतनी यातना सहने के बाद चंपा कंफ्यूज थी कि वो अपनी इज्जत बचाएं या अपने परिवार की जान बचाएं। ये सिलसिला चलता रहा और कुछ ही वक्त में वो प्रेग्नेंट हो गई। उसकी मेडिकल जांच डॉक्टर श्रीमती गुप्ता ने की। 1995 का एंड और 1996 की स्टार्टिंग चंपा के लिए सबसे अंधेरा साल बन गया। चंपा अपने बयान में ये बताती है कि प्रेगनेंसी और स्ट्रेस के चलते उसकी केयर करने के लिए दिसंबर के महीने में उनकी माँ पद्मा रानी विश्वास पटना आई। एक दिन जब बच्चे और पति घर नहीं थे तो मृत्युंजय फिर से घर आ गया। माँ ने जब उसे रोका तो उसने जबरदस्ती माँ को गले लगा लिया और उनके साथ बदतमीजी की। जैसे तैसे उनके प्रोटेस्ट करने पर इस बार वो घर से चला गया। इस घटना से परेशान होकर मार्च 1996 में माँ ने कपल को ये सलाह दी कि वो ये पटना को छोड़ दें। इवन आईएएस पति को भी ये सलाह दी गई कि वो आईएएस की नौकरी तक छोड़ दे। चंपा का ये आरोप है कि इसके बाद बबलू लगातार उसे एक्सप्लॉइट करता रहा और हेमलता और रीता उसका इसमें साथ देती रही। पहले रेप किया जाता, रेप के बाद न्यूड फोटोज ली जाती, उनके बेस पे उसे ब्लैकमेल किया जाता। इससे चंपा साइलेंट रहती और ये विस्कियस साइकिल का एक पैटर्न बार बार ऐसे रिपीट होता रहा। चंपा बताती है कि 15 मई 1996 को वो अपने पति के साथ वेस्ट बंगाल चली गई, जहां एसएनआर कॉर्निवॉल नर्सिंग होम में उनकी जांच हुई। 20 मई को हैवी ब्लीडिंग के चलते उन्हें फिर से उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उन्होंने वहां पर एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। कुछ घंटों बाद उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये चंपा पर एक और कहर बन के टूटा। पटना लौटते ही हेमलता और बबलू ने फिर से वही मैनिपुलेशन और प्रेशर शुरू कर दिया। मृत्युंजय ने चंपा को पहले अघोर कामनी सिलाई केंद्र और फिर संसार प्रशिक्षण केंद्र में एडमिट कराया ताकि वो घर से बाहर आ सके और उनके गंदे मंसूबे बिना रुकावट के ऐसे ही चलते रहे। चंपा बताती है कि नवंबर 1996 में एक दिन उनके पति जल्दी ऑफिस से घर वापस आ गए और उसने मृत्युंजय के पास चंपा को बैठे देखा। पति ने चंपा को समझाया कि हेमलता और मृत्युंजय से वो दूरी बना कर रखें, लेकिन जैसे ही बबलू को ये पता लगा तो उसने चंपा को दोबारा धमकी दे डाली कि यदि ज्यादा टांग अड़ाई गई तो तुम्हारे पति को अभी जान से मार दिया जाए। बकौल चंपा के बयान डर इतना गहरा था कि चंपा को शक होने लगा कि शेफाली और रीता उसके पति के खाने में कुछ मिला रही है, क्योंकि उसकी जो हेल्थ थी वो दिन दिन गिरती जा रही थी। चंपा के मुताबिक शेफाली ने बाद में ये स्वीकार भी किया कि मृत्युंजय और रीता के कहने पर उसने उनके पति बीवी विश्वास के खाने में ड्रग्स मिलाए थे। चंपा बताती है कि जनवरी 1997 से चंपा हेमलता और मृत्युंजय के साथ संजीव गांधी जैविक उद्यान, जो कि वहाँ पर एक पार्क था, उसमें जाने लगी। पर कुछ दिन बाद हेमलता जानबूझकर उससे मृत्युंजय के साथ अकेला छोड़ देती थी। चंपा ये भी बताती हैं कि मृत्युंजय ही नहीं, उनके दोस्त मन्नित और अमित भी अक्सर उसके घर आया करते थे। मार्च 1997 में मृत्युंजय वेस्ट बंगाल गया। सेकंड वीक में लौटने पर चंपा ने घर में अपने पति की भतीजी कल्याणी को देखा और उससे उसे समझने में देरी नहीं लगी कि मृत्युंजय ने सुजीत कुमार और गोपाल के साथ मिलीभगत करके कल्याणी को वेस्ट बंगाल से यहाँ लेकर आया है। बकौल चंपा, कल्याणी को हावड़ा में 1-2 दिन रखा गया ताकि मृत्युंजय के दोस्त की इच्छा पूरी हो सके। और इसी बीच चंपा कहती है कि कल्याणी के साथ हावड़ा में भी 2 बार रेप किया गया। 21 और 22 मई की रात को मृत्युंजय फिर घर आया। धमकी के डर से चंपा ने दरवाजा खोल दिया। दोनों रीडिंग रूम में चले गए। बबलू ने बेडरूम का दरवाजा सोफा लगाकर ब्लॉक कर दिया, जिस बेडरूम में उसके पति और बच्चे सो रहे थे। चंपा की आवाज सुनकर जब बीवी विश्वास ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो बबलू वहाँ से भाग गया और फिर वही डर और ब्लैकमेल के कारण चंपा ने फिर किसी को कुछ नहीं बताया। चंपा बताती है कि बार बार रेप और अनवांटेड प्रेगनेंसी के डर से आखिरकार उन्होंने नसबंदी तक करा ली। धमकियों के अंदर चंपा को फ्रेंड मेडिकल स्टोर ले जाया जाता, जहां पीछे के कमरे में मृत्युंजय जबरदस्ती उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता। चंपा का ये आरोप है कि कल्याणी और रीता 2 बार प्रेग्नेंट हुई और उनका अबॉर्शन बबलू के कहने पर डॉक्टर श्रीमती मुखर्जी ने किया। जुल्म की इंतहा यहाँ तक थी कि बच्चों के ट्यूटर राजेश कुमार सिंह ने बबलू के डर से पढ़ाना तक छोड़ दिया। पर जब नए टीचर अवध किशोर सिन्हा वहाँ अपॉइंट हुए तो धमकियों के डर से पढ़ाने की जगह वहाँ पहरेदारी करते थे, जब बबलू इतने घिनौने कृत्य को अंजाम देता था। एक दिन मार्च 1997 में दोपहर के करीब 1:30 बजे विश्वास अचानक आ गए। वो टीचर तब पहरा ही दे रहा था, उसने तुरंत अंदर घुसकर अंदर से वो दरवाजा बंद कर लिया और वो जब तक बंद रखा जब तक कि बबलू वहाँ से भाग न गए। चंपा बताती है कि 19 जुलाई को मृत्युंजय कैलकाटा जा रहा था। उसने धमकी देकर चंपा को न्यू मार्केट रेलवे स्टेशन बुलाया, लेकिन वापस आने पर पति ने जब उनकी नॉन प्रेजेंस पर सवाल किया तो वो कोई
सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे सकी। इसके बाद इसी महीने ऑफिस के लोगों से पति को पूरी घटना का पता चल गया। इसके बाद भी विश्वास ने अपनी और चंपा की दोनों फैमिली के मेंबर्स को पटना बुलाया ताकि वो इस मैटर के बारे में बात कर सके। उसके बाद सबका फैसला एक ही था कि चंपा को मृत्युंजय और हेमलता से पूरा संबंध खत्म कर लेना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है ना कि एक आईएएस ऑफिसर होने के बाद भी विश्वास को ये पता ही नहीं चल पाया कि उनके अपने घर में क्या चल रहा है। अभी तक वो बस यही सोच रहे थे कि हेमलता और बबलू चंपा से उनके घर के बाहर मिलने आते हैं। एक दिन चंपा के पति ने देखा कि बच्चे खिलौनों से बम और गन बना रहे थे और वो बड़े जोर से बोल रहे थे कि हम इनसे मृत्युंजय को एक दिन मार देंगे। चंपा बताती है कि पहली बार ये देखकर वो पूरी तरह टूट गई और उन्होंने एक एक करके 2 साल का पूरा सच अपने पति को बताया, जिसमें हेमलता की चाल, बबलू के बलात्कार, शेफाली रीता की मिलीभगत और कल्याणी पर हुए अत्याचार की एक एक घटना उन्हें क्रमवार बताई। जब बबलू को पता चला कि चंपा का पति सब जान गया है तो इस बार वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। चंपा को जब ये पता लगा कि इस बार उसके पति और बच्चों को खत्म करने की साजिश चल रही है, जिसमें उससे कुछ स्टाफ, पड़ोसी और दूसरे लोग भी शामिल थे, तो विश्वास परिवार ने अकेला और असहाय महसूस करते हुए पटना छोड़ने का फैसला किया और वो दिल्ली चले गए। धमकियों का सिलसिला इतना क्रूर था कि दिल्ली में भी अपने और अपने परिवार के बचाव के लिए विश्वास परिवार को कम से कम 20 जगह अपना घर बदलना पड़ा। बकौल चंपा, इन सब जुल्मों की एक सबसे बड़ा जो कारण था वो उनका शेड्यूल कास्ट से होना था। बड़ी विडंबना है कि एक आईएएस ऑफिसर जो डायरेक्टर के पद पर है उससे भी एक कास्ट सिस्टम छोड़ता नहीं है। चंपा और उसके पति को लगा कि सीधा बिहार पुलिस के पास जाना खतरनाक है, क्योंकि हेमलता यादव आरजेडी की ताकतवर नेता थी और उस समय गवर्नमेंट भी आरजेडी की थी, यानी कि लालू यादव की, तो पुलिस पर उनका दबाव पड़ सकता था। तो बिना तैयारी लोकल थाने में रिपोर्ट देने से केस को दब जाने की संभावना थी। इसलिए चंपा ने पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक रिटन कंप्लेंट फाइल की। वो यही नहीं रुकी, उसके बाद उन्होंने बिहार के गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी को एक लेटर लिखा। गवर्नर भंडारी ने वो कंप्लेंट सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी। तब सेंटर में एनडीए की गवर्नमेंट थी और भंडारी का आरएसएस और बीजेपी के साथ एक अच्छा लिंक था, जिसके चलते रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट कर ली गई, जो उन्होंने बिहार के डीजीपी नियाज अहमद को फॉरवर्ड कर दिया। उधर बिहार में भी अपोजिशन के नेता सुशील कुमार मोदी लालू और राबड़ी की जो सरकार थी उसको घेरने की फिराक में थे। ये उनके लिए एक सॉलिड मुद्दा बन गया। इधर बबलू ने लालू के ऊपर एक किताब लिखी थी, रेजिस्ट टू रेजिम, जिसमें लालू के तारीफों के पुल बांधे गए थे, जिससे लालू के ये और ज्यादा करीब आ गया था और इसी पावर के चलते ये सब कर रहा था। देखिए, बबलू की जो रेपुटेशन थी वो पहले से ही क्वेश्चनेबल थी। 3 साल पहले भी एक नेता की बेटी ने उस पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया था, पर बबलू तब भी बच गया था। बबलू और उसकी माँ का राजनीति में कितना बड़ा रसूख था, इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि आरजेडी के चीफ व्हिप मोहम्मद नेमतुल्लाह ने उनका खुलकर बचाव किया, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि एक आईएएस ऑफिसर की बीवी के रेप केस का उस पर इल्जाम है। उन्होंने ये दावा किया कि वो हेमलता और परिवार को पर्सनल तौर पर जानते हैं। मृत्युंजय ये कभी कर ही नहीं सकता। अभी ये केस एक पॉलिटिकल रणभूमि बन चुका था और अपोजिशन इस मौके को पूरी तरह से भुनाना चाहती थी। पटना हाईकोर्ट के मुताबिक 19 अगस्त 1998 को दिल्ली में छुपे चंपा और वीर विश्वास का बयान लेने बिहार पुलिस की लेडी एसआई आशा ठाकुर को भेजा गया। राजौरी गार्डन के एक फ्लैट में चंपा ने 3 दिन तक अपने ऊपर हुई हर जुल्म को डिटेल में बताया। मुद्दा इतना सीरियस था कि पटना के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि नीरज सिन्हा को वहां प्रेजेंट होना पड़ा। लेकिन एफआईआर होने से पहले 8 अगस्त 1998 को सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी से थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरा मामला पब्लिक कर दिया। इसी दिन पहली बार चंपा विश्वास का नाम मीडिया में आया और पटना में इसने भूचाल ला दिया। देखिए, आगे चलकर हम ये भी जानेंगे कि ये कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए को तो पॉलिटिकल और वोट के लिए फायदा दे देती है, लेकिन चंपा के लिए काल बन जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेशर में बिहार पुलिस को अब ये केस रजिस्टर करना पड़ा। एफआईआर तैयार होते ही 26 अगस्त 1998 को मृत्युंजय यानी कि बबलू यादव को अरेस्ट कर लिया गया और इसके कुछ दिन बाद ही हेमलता यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। चंपा ने अपने बयान में ये भी बताया है कि बबलू के बॉस यानी कि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि इस एलिगेशन को वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाई और सेशन कोर्ट ने लालू का नाम हटा दिया। एफआईआर होते ही पटना में राजनीतिक भूचाल आ गया। दी टेलीग्राफ अखबार ने तो यहाँ तक लिखा कि लालू राइटर जेल्ड फॉर रेप। देखिए, बबलू और हेमलता का डिफेंस सिंपल था, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। चंपा के साथ रिलेशन कंसेंसुअल थे
और विश्वास ने अपने करप्शन को छिपाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है। यहाँ तक कि कुछ पुलिस ऑफिशियल्स ने भी ये डाउट उठाया कि शायद विश्वास फैमिली इंक्वायरी से बचने के लिए दिल्ली भाग गई है। पर एक फैक्ट और लॉजिक सबके सामने था कि घर छोड़ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक लेटर लिखना, गवर्नर को कंप्लेन करना, अगर ये सब झूठा था तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया? अभी तक पॉलिटिक्स, पावर और पुलिस के बीच चंपा का जो सच था वो पिस रहा था और इसमें सब अपने हाथों को रंगने नहीं देना चाह रहे थे। कॉग्निजेंस के बाद चार्जेस फ्रेम हुए और स्पेशल केस नंबर 20/1998 का ट्रायल स्टार्ट हुआ। सेशन कोर्ट में गवाहों की गवाही ली गई और एक्यूज स्टेटमेंट को सेक्शन 313 सीआरपीसी के अंडर रिकॉर्ड किया गया। एविडेंस के तौर पर चंपा के खून लगे कपड़े पेश किए गए और डीएनए टेस्ट ने भी बबलू का डीएनए टेस्ट वहां पॉजिटिव पाया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज एस.के. श्रीवास्तव ने 27 फरवरी 2002 को मृत्युंजय बबलू यादव को लगातार रेप और धमकी देने के जुर्म में दोषी ठहराया और हेमलता यादव को रेप की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल मानकर उनको भी कन्विक्ट किया। बबलू को सेक्शन 376 यानी कि रेप के अंदर और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन में 10 साल की सजा और 10,000 रुपए का फाइन लगाया गया, जबकि हेमलता यादव को सेक्शन 120B आईपीसी में 3 साल और 126 दिन की सजा हुई, जो वो ट्रायल के दौरान काट चुकी थी, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। पटना पुलिस ने आज सुबह बेली रोड के ऑफिसर्स फ्लैट पर छापा मारकर चंपा विश्वास बलात्कार कांड के आरोपी मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया। जजमेंट के बाद विश्वास फैमिली खुश थी, पर ये सुकून के पल अभी कुछ दिन ही बीते थे कि जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने बबलू यादव को बेल ग्रांट कर दी, क्योंकि वो ट्रायल से लेकर अब तक 3.5 साल की सजा काट चुका था। बीमारी के साथ आर्थिक बोझ और तनाव बढ़ता गया, जिसके चलते अगस्त 2002 में बीवी विश्वास की लीवर फेलियर्स की वजह से डेथ हो गई। बीवी विश्वास की मौत के बाद झारखंड के चीफ सेक्रेटरी ने एज ए कंपनसेशन चंपा को एक गवर्नमेंट जॉब ऑफर करने की बात की, जो बाद में नहीं की गई। बिहार सरकार ने भी चंपा को 7 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। जय रुकिए, आप क्या समझ रहे हैं कि इस केस का एंड हो गया और बबलू को सजा मिल गई? अभी इस केस का मेन चैप्टर खुलना बाकी है, मेरे साथ बने रहिए। लोअर कोर्ट के जजमेंट के बाद बबलू ने तुरंत पटना हाई कोर्ट में अपील डाली और ये आर्गुमेंट दिया कि चंपा और मृत्युंजय का रिलेशनशिप कंसेंशुअल था, ये रेप नहीं था, ये एक म्यूचुअल अफेयर था। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को डिटेल में एनालाइज किया और कोर्ट ने माना कि सेक्शन 506 आईपीसी धमकी और 376 यानी कि रेप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर धमकी को फिजिकल रिलेशन के बीच में से हटा दिया जाए तो ये फिजिकल रिलेशनशिप कंसेंशुअल लगेगी, यानी कि दोनों की इच्छाओं से वो रिलेशन बनाया गया है, जो कि रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। कोर्ट ने रेप की डेफिनेशन को एक बार फिर लोगों को रिमाइंड कराया, जो सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी में दी गई है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी रेप तब माना जाता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स इन 6 कंडीशंस में से किसी एक कैटेगरी में आए। पहली कैटेगरी है कि महिला की मर्जी के खिलाफ हो, दूसरी कैटेगरी है कि वो उसके कंसेंट के बिना हो और तीसरी कैटेगरी है कि उसमें महिला ने कंसेंट तो दिया हो पर एक धमकी के दबाव में दिया हो। चौथी कैटेगरी ये है कि कंसेंट तो हो पर स्त्री को आदमी की आइडेंटिटी करने में गलती हो गई हो। और 5वीं कंडीशन ये है कि कंसेंट हो पर स्त्री नशे में हो या बेहोशी में हो। सबसे आखिरी और छठी कंडीशन ये कहती है कि स्त्री का कंसेंट हो या ना हो, यदि वह 16 साल से कम है तो वो रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। इस केस में थर्ड कैटेगरी अप्लाई हुई। चंपा ने ये बयान दिया कि पहले 2 बार रिलेशन उसकी मर्जी के खिलाफ किए गए थे, उसके बाद बने रिलेशन उसकी कंसेंट तो थे पर वो कंसेंट धमकी के अंदर दी गई थी। हाई कोर्ट ने इन पॉइंट्स को कोर मानते हुए इस पूरे केस के पुनः मूल्यांकन करने के लिए उसके द्वारा की गई अपील को मान्यता दे दी। अब ये पूरा केस हाई कोर्ट में दोबारा फिर से सुना जाना था। हाई कोर्ट के एनालिसिस में ये सामने आया कि किसी भी विटनेस, यहाँ तक कि वो महिलाएं जिनका नाम चंपा ने अपने बयान में लिया, उन्होंने चंपा के आरोपों को सपोर्ट ही नहीं किया। कोर्ट को ये भी अजीब लगा कि सेक्सुअल रिलेशनशिप कंटिन्यूअसली बनते गए
पर उनके खिलाफ कोई भी शिकायत और एफआईआर नहीं की गई। प्रोसिक्यूशन यानी कि चंपा के वकील से डिले का रीजन पूछा गया, क्योंकि चंपा के मुताबिक लास्ट इंसिडेंट मई 1997 का था, जबकि एफआईआर लगभग 1 साल बाद की गई। आखिर इतनी लेट एफआईआर क्यों हुई? और इससे भी बड़ा डाउट तब बना जब फ्रेंड्स मेडिकल स्टोर के ओनर ने कोर्ट में बोला कि बबलू और चंपा कभी उनके शॉप पर ही नहीं आए और पीछे कोई रूम एग्जिट ही नहीं करता, जबकि चंपा बार बार ये क्लेम करती रही कि वहीं बबलू उन्हें ले जाकर जबरदस्ती उनके साथ बार बार रेप करता रहता था। कोर्ट के हिसाब से कॉन्ट्राडिक्शंस प्रोसिक्यूशन यानी कि चंपा की क्रेडिबिलिटी को कमजोर कर रहे थे। हाई कोर्ट ने देखा कि कुछ गवाह विक्टिम के रिश्तेदार थे, पर वो इंसिडेंट के वक्त वहां प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए उनकी गवाही को वेट नहीं दिया गया। और कुछ गवाह तो बाद में खुद मुकर गए। यहाँ तक कि चेकअप करने वाले डॉक्टर ने ये कहा कि वो केवल एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप था, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट का कोई भी मेडिकल प्रूफ उसने नहीं दिया। इसलिए कोर्ट ने इसके चलते इसे भी एक सॉलिड एविडेंस नहीं माना। यहाँ तक कि चंपा के हस्बैंड भी विश्वास भी इस केस में आई विटनेस नहीं माने गए, क्योंकि उन्होंने सारी घटनाएं चंपा या दूसरे लोगों से सुनकर कोर्ट में बताई थी। उन्होंने कुछ भी अपने आंख से नहीं देखा था, न कानों से सुना था। कोर्ट को सबसे बड़ा डाउट इस चीज पर भी हुआ कि अगर रिलेशन नॉन कंसेंशुअल ही था तो चंपा बार बार बबलू के साथ बोटेनिकल गार्डन क्यों जा रही थी? उनको ट्रेन में ड्रॉप करके आने की क्या जरूरत थी और इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने की भी क्या जरूरत थी? इवन रेगुलर फोन कॉल्स तक किए गए। ये बिहेवियर कोर्ट के नजरिए में कंसेंट की पॉसिबिलिटी दिखाता है, यानी कोर्ट ने माना कि शायद ये उन दोनों की इच्छा से हुआ होगा। कोर्ट ने मार्च 1997 वाले इंसिडेंट पर भी ये डाउट किया कि चंपा का क्लेम था कि बबलू रात में उसके क्वार्टर में आया, उसके बेडरूम को सोफा लगाकर ब्लॉक किया गया जिस बेडरूम में उसके पति और बच्चे सो रहे थे। जज ने यहाँ खुद बीच हियरिंग में ये ऑब्जर्व किया कि अगर विक्टिम अनविलिंग होती, यदि उनकी इच्छा नहीं होती, तो पति के बेड से उठकर गेट क्यों खोला गया और इवन ये घटना भी पति को क्यों नहीं बताई गई। कोर्ट ने यहाँ ये भी नोट किया कि विक्टिम होते हुए चंपा ने कल्याणी, सैफाली और रीता पर एक्सप्लॉयटेशन के एलिगेशन लगाए, पर सवाल ये था कि विक्टिम अगर खुद बेबस थी तो फिर वो ये कैसे देखती रही कि इतना अन्याय और औरतों पर भी होता रहा, और यदि ये अन्याय सबके ऊपर हुआ तो सबने एक साथ मिलकर इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। कोर्ट के लिए कॉन्ट्रडिक्शंस कंसेंट वर्सेस कोएर्जन मींस इच्छा और धमकी पर डाउट क्रिएट कर रहे थे कि ये उसकी इच्छा से हुआ था या उसने वो धमकी के अंदर किया था। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि यदि हेमलता खुद साजिश कर रही थी तो ये दुनिया की ऐसी कौन सी माँ है जो उसके बेटे का साथ एक शादीशुदा महिला का रेप करने में दे। कोर्ट के मुताबिक चंपा और उसके पति के बयान 7 और 8 तारीख को रेप हुआ था ये तो दिखाते हैं, पर उसके बाद जो भी सेक्सुअल रिलेशन बने वो बिना कंसेंट के थे, वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाए। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि 7 और 8 तारीख को अगले दिन हेमलता ने चंपा को कहा कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। जज ने ये भी लॉजिक किया कि अगर असली इरादा शादी ही करने का होता तो रेप का ड्रामा क्यों रचा गया होता, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। जस्टिस मेदांता सिंह के मुताबिक ये केस शुरू से ही पॉलिटिकली ड्राइवन और मीडिया ड्राइवन लग रहा था। पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट फाइल की गई, फिर एक लेटर गवर्नर को दिया गया, उसके बाद सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में लालू प्रसाद यादव तक का नाम इसमें जोड़ा गया। कोर्ट को ये सब देख के लगा कि ये केस एक पॉलिटिकली ड्राइवन केस है। अब तक कोर्ट ने देखा कि पहले 2 दिन के इंसिडेंट के बाद चंपा और बबलू के रिलेशन नॉन कंसेंशुअल थे, वो ये प्रूव ही नहीं कर पाई और रियल इंडिपेंडेंट विटनेस या स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रूफ भी उसमें नहीं मिला, जिसके चलते कोर्ट ने 7 और 8 तारीख बाद के लगाए गए रेप के आरोपों से बबलू और हेमलता यादव को रिहा कर दिया। अब कोर्ट को बस ये ऑब्जर्व और करना था कि 7 और 8 तारीख को भी रेप रियलिटी में हुआ था या नहीं हुआ था। इसमें कोर्ट ने ये पॉइंट उठाया कि बकौल चंपा डीआईजी का क्वार्टर फर्स्ट फ्लोर पर था, उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस गार्ड थे, खुद चंपा के अपने फ्लैट के लिए 2-2 पियोन हर वक्त रहते थे। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद 7 और 8 तारीख को वहां क्या कुछ हुआ ये किसी ने क्यों नहीं देखा। इसलिए कोर्ट के मुताबिक ये बातें ये भी डाउट क्रिएट कर रही थी कि क्या रेप रियलिटी में हुआ भी था या नहीं। यदि हुआ था तो इस पूरे केस में कोई भी आई विटनेस क्यों नहीं है जिसने वो घटना होते हुए देखी हो या फिर कुछ सुना हो। सब बस अभी तक चंपा के द्वारा कही गई बातों का समर्थन कर रहे थे। कोर्ट के लिए कॉन्स्पिरेसी का
कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला। इसी वजह से पटना हाईकोर्ट ने कन्विक्शन कैंसिल कर दी और 2010 में मृत्युंजय और हेमलता यादव के केस को कंसेंशुअल अफेयर बताते हुए दोनों को बरी कर दिया। देखिए, इस कहानी के दो चेहरे हैं, एक तरफ जुल्म, दर्द और ब्लैकमेल और दूसरी तरफ कानून की जंग, जहां सच सबूतों के बोझ के नीचे दब गया या नहीं ये बस चंपा और बबलू जानते हैं। कोर्ट में सबूत और गवाह की कमी के चलते बबलू को रिहा कर दिया। कोर्ट का काम भी देखो वैसे यही है कि बिना सबूत और गवाह के कन्विक्शन कभी प्रूव ही नहीं हो सकता। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी ये है कि ये सब चंपा यदि झूठ बोल रही थी तो इतना बड़ा रिस्क उन्होंने क्यों लिया? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेटर लिखे गए, स्टेट के गवर्नर तक को कंप्लेंट की गई, दर बदर की ठोकर खाई गई, एक IAS ऑफिसर की जिंदगी जहन्नुम बना दी गई, पति की मौत के बाद बच्चों के साथ जिंदगी अभी तक वो गुमनामी में काट रही है। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि चंपा विश्वास और उनके बच्चे कहाँ रह रहे हैं। ये सब झूठ करके भी चंपा को क्या मिला और ये किस बात की गवाही देता है? कोर्ट ने सिर्फ इतना दिखाया कि सबूत काफी नहीं थे, लेकिन क्या कोई ये बात भी साबित कर पाया कि चंपा के साथ अन्याय नहीं हुआ था? उसने लगातार दर्द नहीं सहे थे? यदि ये सब हुआ भी तो इसका जिम्मेदार कौन है? और यदि ये मान भी लिया जाए कि ये रिलेशनशिप कंसेंशुअल था, तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे आदमी को अपनी समझ और समाज के किस हिसाब से एक शादीशुदा औरत के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना सही लगा, ये मेरी तो समझ से परे है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी चोट तो बीवी विश्वास और उनके बच्चों पर लगी, जो बिल्कुल निर्दोष होकर भी उन्होंने पूरी सजा काटी। कोर्ट में रिलेशनशिप कंसेंशुअल था, प्रूव हो भी गया हो, पर ना समझ के हिसाब से, ना परिवार के हिसाब से, ना ही उन बच्चों के हिसाब से यहाँ कुछ भी सही नहीं ठहराया जा सकता। फैज अहमद फैज ने सही कहा है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। लेकिन यहाँ आवाज थी, पर ताकतवर लोगों के शोर के नीचे उसे दबा दिया गया। देखिए, चंपा के सच और सिस्टम के रिकॉर्ड में हमेशा एक फर्क रहा और इसी बीच बीवी विश्वास की मौत और चंपा का चुप हो जाना ये दिखाता है कि पॉलिटिकल पावर गेम्स में पिसकर एक हाईएस्ट रैंक के परिवार की जिंदगी भी कैसे जहन्नुम बन सकती है और वो टूट सकती है। और आखिर में बच जाता है बस एक सवाल कि न्याय की जंग में गलती किसकी थी, सिस्टम की या सबूत की कमी की? आपने देखा कि यहाँ भी मुद्दा मिलते ही एनडीए ने इसका पूरा फायदा उठाया। इसी तरह यदि आप जानना चाहते हो कि देश में भाषा के नाम पर भी किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, उसका क्या इतिहास है और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे समाज पर पड़ रहा है, तो स्क्रीन पर लास्ट में आई वीडियो पर क्लिक करके इसे जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना तो भूल ही मत जाना। फॉर नाउ आई राहुल भारद्वाज साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।